नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई के सबसे चर्चित अस्पतालों में शामिल लीलावती अस्पताल से, जहां 1200 करोड़ रुपए घोटाले और जादू टोना के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वर्तमान ट्रस्टियों ने पूर्व ट्रस्टियों पर हजारों करोड़ के गबन का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी जांच में जुटी है। क्या है पूरा मामला, पारस धामा की विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काले जादू से काले कारनामों तक देश के जाने माने लीलावती अस्पताल के नए ट्रस्टियों का पुराने ट्रस्टियों पर यही आरोप है। उनके मुताबिक उनसे पहले आए लोगों ने 2100 करोड़ रुपए का गबन किया है। Huge monies have been siphoned off by the earlier erstwhile board of trustees. मामले में जांच के लिए ट्रस्टियों ने प्रवर्तन निदेशालय से संपर्क किया है और उन्हें इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का आग्रह किया है। ये सारे ऑफेंस जो साइफनिंग ऑफ के इरेगुलरिटीज के हुए, करीब कई हजार करोड़ का जो यहाँ घोटाला हुआ है इस हॉस्पिटल में, हमने उसके आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेटर लिखा है प्रशांत भाई ने, और ऐसा रिक्वेस्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि जो जितने एफआईआर हुए हैं ये सब प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, गंभीर गुने की प्रोसीड्स हैं। तो ये एक फिट केस है पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसने हमने ऐसी रिक्वेस्ट ईडी से की है कि इस केस में पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की जाए। मामले में बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए बांद्रा पुलिस ने 6 मार्च को लीलावती के 14 पूर्व ट्रस्टियों और 3 निजी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए कथित वित्तीय हेराफेरी के लिए मामला दर्ज किया। इसके अलावा गुजरात के लीलावती अस्पताल के गुजरात स्थित अस्पताल से कीमती सामान की चोरी के मामले की भी जांच चल रही है। आयकर विभाग ने भी पूर्व ट्रस्टियों पर फर्जी खर्च का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में 500 करोड़ रुपए से अधिक का दावा दायर किया है। लीलावती अस्पताल में हुए कथित घोटाले मामले के मुख्य आरोपी देश के बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में अब मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू भी अपनी जांच शुरू करने जा रही है। ऐसे में अब देखना ये जरूरी होगा कि लीलावती अस्पताल के ट्रस्टियों द्वारा किए गए दावे कितने ठोस साबित होते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र की सियासत में बयानों के कारण फिर से हलचल मची है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कोई मुसलमान नहीं था। इस बयान पर विपक्ष तो हमलावर है ही, महायुति गठबंधन में भी नाराजगी दिख रही है। सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये मुसलमान होते, कोण मुसलमान नव्हते। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक बार फिर विवादास्पद दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज की सेना में कोई मुसलमान नहीं था और अगर संभाजी महाराज न होते तो हिंदू नामों की जगह शेख और खान जैसे उपनाम होते। शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये मुसलमान। कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान योद्धा थे, कोई भी मुसलमान नहीं था। अगर छत्रपति संभाजी महाराज नहीं होते तो अपने नाम के आगे अलग ही सरनेम लगा होता, कोई शेख होता तो कोई खान होता। महायुति के अंदर ही अब नितेश राणे के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इशारों में इस बयान को खारिज किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम योद्धा भी थे और इतिहास से छेड़छाड़ महाराष्ट्र को मंजूर नहीं। दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी किसी भी प्रकार की बयानबाजी से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसका ख्याल हर एक नेता को रखना चाहिए। अगर आप इतिहास देखें या कोई भी किताब पढ़ें तो उसमें भी लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में मुस्लिम लोग भी थे। नितेश राणे ने ऐसा क्यों कहा वो मुझे नहीं पता। त्यांनी का असं वक्तव्य केलं, त्यांच्या वक्तव्यामागचा काय हेतू होता ते मला माहिती नाही। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नितेश राणे के बयान को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के तोपखाने के प्रमुख और अंगरक्षक भी मुस्लिम थे और जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वे ही ऐसे बयान दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में अनेक मुस्लिम सरदार और योद्धा थे। योद्धे आणि सैनिक होते। या बखरी टाळाव्यात वाचता येत असेल तर कोणी। अगर ये किसी को नहीं पता तो पहले इतिहास पढ़ लें, समझ लें और फिर बयान दें। इतिहास बदलने की ये भाषा बहुत गंभीर और घातक है। प्रक्रिया शुरू है।
ये अत्यंत गंभीर आणि घातक आहे। इतिहासकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम योद्धा महत्वपूर्ण पदों पर थे। नितेश राणे के इस बयान के बाद से न सिर्फ विपक्ष हमलावर है, बल्कि कई ऐसे महायुति के नेता हैं जो इस बात से अपनी असहमति जता रहे हैं। देखना होगा कि महायुति अपने इस अंदरूनी असहमति को कैसे संभालती है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रनिया राव का सोना तस्करी रैकेट राज्य के प्रोटोकॉल ऑफिसर की देखरेख में हो रहा है। यह आरोप लगाया है डीआरआई ने। जांच एजेंसी के मुताबिक हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, देश की सुरक्षा को दरकिनार किया गया। क्या है पूरा मामला, निहाल किदवई अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। 14 किलो सोने के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई रनिया राव की जमानत याचिका पर आर्थिक मामलों की अदालत 14 मार्च को फैसला सुनाएगी। जमानत का विरोध डीआरआई ने किया। उसके मुताबिक जांच से संकेत मिल रहे हैं कि रनिया राव किसी संगठित तस्करी गिरोह से जुड़ी हैं। उनके पास यूएई में रहने का पहचान पत्र यानी रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसा लगता है कि राज्य प्रोटोकॉल विभाग की निगरानी में तस्करी का ये गिरोह चल रहा है, क्योंकि रनिया राव को इमिग्रेशन और ग्रीन चैनल से पार करवाने में इन्हीं लोगों ने मदद की। हवाला से लेन देन हुआ, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बीजेपी का एक आरोप और है कि सिद्धरामैया सरकार के मंत्री इसमें शामिल हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि पूरा का पूरा बीजेपी का गेम प्लान है। जांच के दायरे में रनिया राव के सौतेले आईपीएस पिता रामचंद्र राव भी शामिल हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के वादों को लेकर प्रदर्शन किया। आपने पूछा कि 2 दिन के बाद होली है, दिल्ली की महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर कब मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 40 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। उसने आरोप लगाया कि होली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर रही। इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण डिटेन कर दिया। तो हम भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि वो सिलेंडर की अपनी गारंटी को पूरा करें। पहले भी वादा किया था कि हर महिला के खाते में 2500 रुपये प्रति माह आएगा, 8 मार्च से पहले आएगा, पर वो भी नहीं आया। महिलाएं आज तक इंतजार कर रही हैं। तो ये झूठ की राजनीति, धोखे की राजनीति, जुमले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद करे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को दिवाली और होली पर फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इससे पहले आपने बीजेपी पर महिलाओं से 2500 रुपए देने के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा बीजेपी सारे वादे पूरे करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। दिल्ली में पहली बार विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी पहले दिन से बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली में हर साल हजारों की संख्या में फोन छीने जाते हैं। हालांकि जो रिकवरी होती है वो 25 से 35% ही हो पाती है। इन मोबाइल्स की रिकवरी इस साल 33% के लगभग हुई है। हालांकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो दिल्ली में फोन बरामदगी की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में इस साल चोरी और छीने गए मोबाइल में 33% मोबाइल बरामद हुए। ये आंकड़ा दुनिया के बाकी देशों से अच्छा है। लंदन में ये महज 2% है, जबकि यूएस में 32%। लंदन में कुल चोरी के मामलों में फोन चोरी के मामले 40% हैं। लंदन में हर महीने करीब 10,000 मोबाइल चोरी होते हैं। लंदन में 2017 से लेकर 2024 तक $350 मिलियन के फोन चोरी हो चुके हैं। दिल्ली में 2019 में 3,549 फोन छीने गए, इनमें से 1,240 बरामद हुए। 2020 में 5,580 फोन छीने गए, इनमें से 1,668 फोन बरामद हुए। 2021 में 6,989 फोन छीने गए, इनमें से 1,950 फोन बरामद हुए। 2022 में 6,382 फोन छीने गए और इनमें से 1,919 फोन बरामद हुए।
2023 में 5,873 फोन छीने गए, इनमें से 1,776 फोन बरामद हुए। 2024 में 4,749 फोन चोरी हुए और इनमें से 1,572 फोन बरामद हुए और 2025 में फरवरी तक 589 फोन छीने गए और इनमें से 165 फोन बरामद हुए। इन फोन को बरामद करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि चोर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर से IMEI बदल देते हैं, फोन विदेश भेज देते हैं या फोन को खोलकर उनके पार्ट्स बेच देते हैं। फिर भी दिल्ली पुलिस की बरामदगी का ये आंकड़ा इसलिए अच्छा है क्योंकि US में पुलिस ऐसे अपराध जिसमें हिंसा नहीं होती उनमें जांच आगे नहीं बढ़ाती और वहां सभी के मोबाइल फोन का बीमा भी होता है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 50 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया है। भारत नेपाल बॉर्डर से लेकर देहरादून विकास नगर तक एक नहीं बल्कि 52 अवैध मदरसों को सील किया गया है। ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों के विरुद्ध संचालित किए जा रहे थे। सीएम का कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई चलती रहेगी। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। वहीं देहरादून जिले में 43 मदरसे सील किए गए तो नेपाल बॉर्डर से लगे खटीमा में 9 मदरसे सील किए गए। ये संवेदनशील इलाका माना जाता है। सील हुए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे बख्तूरी में, शाहरुबेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहिया में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके बाद पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। फिलहाल राज्य के अंदर अवैध मदरसों और अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों का होना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 16 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काली रंग की थार गाड़ी अन्य वाहनों को टक्कर मारती हुई दिख रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हादसा 10 मार्च का है, जहां एक थार चालक नोएडा के सेक्टर 16 की कार मार्केट में अपनी गाड़ी के लिए स्पीकर खरीद रहा था। स्पीकर के आकार को लेकर उसकी दुकानदार से बहस हो गई और ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। गाली देके उसने बोला कि स्टिकर बड़ा हो। मैंने बोला कि सर गाली मत दो, इसको तो मैं फिर से बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो गाली मत दो आप। फिर उसने फिर गाली दी अपनी दबंगगिरी के उसमें, उसने फिर से गाली दी और फिर मैंने फिर से मना करा और मैं स्टिकर बनाने लगा तो इतने में वो फिर से बार बार गाली देने लगा और उसने पीछे से हाथ छोड़ दिया एकदम। थार चालक ने इसके बाद रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए एक वैगनार समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी और भाग गया। कार मार्केट में एक थार चालक अपने गाड़ी में स्पीकर लगवाने आया था। उस स्पीकर लगवाने के दौरान उससे स्पीकर लगाने वाले से बहस हो गई थी, जिसमें वो अपनी कार को लेकर के काफी खतरनाक ढंग से भागा। आरोपी की पहचान सचिन कुमार लोहिया के नाम से हुई है, जो दिल्ली के आयानगर का रहने वाला है। नोएडा पुलिस की 2 टीमों ने मिलकर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया और 38,500 रुपये का चालान भी लगाया। नोएडा पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया, 2 टीमें लगाई गई और दिल्ली से सचिन को गिरफ्तार किया गया। सचिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फिलहाल 38,500 रुपये का चालान भी लगाया गया है। लेकिन इस तरीके की वारदात नोएडा में बहुत आम देखी जाती है, तो क्या ये समझा जाए कि नोएडा पुलिस का डर आरोपियों में अब नहीं रहा है? नोएडा से अपनी कैमरा सहयोगी पूजा के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। 2 दिन बाद होली है और इस बार की जो होली है वो शुक्रवार के दिन यानी कि जुमे के दिन है। ऐसे में काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें होली के रंग को और जुमे की नमाज को टकराव के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच संभल में आज मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
होली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के संभल में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली पर जुलूस की परंपरा है, ऐसे में लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, लेकिन मस्जिदों पर रंग के छींटे पड़ जाएं तो विवाद हो सकता है। यही वजह है कि जुलूस में रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया जाएगा। दोनों पक्षों की मिट्टी के बाद यह तय हुआ है कि होली का जुलूस परंपरागत मार्ग से जहां से निकलता था वहां पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका जाएगा। यह सहमति के आधार पर किया जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार के परिस्थिति से बचेंगे और अग्रिम कार्रवाई आज से ही शुरू की जाएगी। इससे बचने के लिए प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से राय मशवरा किया और सबकी रजामंदी से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया। संभल में 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के बंदोबस्त किए गए हैं। कोशिश है कि पुलिस और पैरामिलिट्री की देखरेख में हर हाल में होली और रमजान का दूसरा जुमा शांतिपूर्वक निपटे। किस प्रकार से होली के त्योहार को सुकून के साथ मनवाया, जुमे की नमाज भी अदा हो, हमारा पूरा प्रयास ये है और हमारी कोशिश है कि जिस तरह से पहली बार ऐसा नहीं है कि दो त्योहार एक साथ हुए हों समुदाय के, पहले भी सुकून से हों और इस बार भी सुकून से होंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने आइडेंटिफाई करके 10 मस्जिदों को वो किया है तिरपाल लगाने के लिए, तो हम तो पहले यही कहेंगे कि बगैर तिरपाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आपकी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए थी, आपका डर इतना होना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति शरारती तब कोई गलत काम कर नहीं पाए। खैर फिर भी अगर आपने उस तरह से नहीं कर पा रहे, तिरपाल ढक रहे हैं उसके तौर पर, तो ठीक है, ढक कर करके इस चीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि कोई किसी प्रकार गलत इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई एक दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे। मस्जिदें सिर्फ संभल में ही नहीं ढकी जा रही, यूपी के शाहजहांपुर में भी इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ होली पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, इसलिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। इसके अलावा जुलूस के रास्ते में पुलिस के 3500 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। इस बार उस दोनों जुलूसों में हम लोग ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा जो संवेदनशील पॉइंट्स है उसमें हम लोग पिकेट ड्यूटी भी लगा दिया है। ये कि इस बार हम लोग जो होली का जो जुलूस है निकलने के या ख़त्म होने के बाद जो मस्जिद का ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं उस बीच का टाइम को भी बहुत विशेष ध्यान रखते हुए जुलूस के बाद का ड्यूटी को बहुत फोकस करते हुए उसमें भी जोन और सेक्टर का बांटा गया और उसमें 2 डीएसपी और कुछ एसएचओस को हम लोग पूरा फोर्स का साथ हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। इस बीच महादेव की नगरी वाराणसी में होली की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मुस्लिम महिलाओं ने जमकर हिंदू बहनों के साथ अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। होली खेलने वालों ने कहा कि भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो त्योहार एक साथ मिलकर मनाए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। होली है, हर त्योहार हम लोग होली मनाते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई बिरादर हो। मुसलमान भी आज दिन में होली मनाते हैं और जो भाई भाई है, हिंदू चाहे मुसलमान ईसाई सब लोग भाई भाई हैं। आज हम गुलाब के पंखड़ियों से हम मुस्लिम बहनें हिंदू बहनें मिलके होली खेल रहे हैं और हम उन कट्टरपंथियों को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो हमारी देश की जो संस्कृति है उसको हम एक साथ जोड़ते हुए ये दिखा देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एक हैं और हम सब अपने खुशियों में शामिल हैं। रंग और उमंग के बीच लोगों ने ऐलान किया, होली भी खेलेंगे और जन्नत भी जाएंगे। हम लोग दशहरा सुमेर घाट पे इकट्ठा हुए हैं होली का उत्सव मनाने के लिए और आज हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे रंगमंच के साथ आज होली का आयोजन किया और गंगा मैया भी हमें आशीर्वाद दी। देख रहे हैं कि हम खुद ही कलरों से एकदम रंगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब धूमधाम से होली मनाई है और इतना अच्छा लगा होली मना करके, जैसे लगा कि मतलब सब एक दूसरे में मिल गया हो, कोई एक भेदभाव नहीं था। बनारस का अपना एक अलग अंदाज है,
बनारस श्मशान, बाबा भोलेनाथ श्मशान में भी होली खेलते हैं और अपने गणों के संग खेलते हैं, और काशी वासियों के संग पूरा रंग में रंग करके होली खेलते हैं, पूरा उमंग तरंग के संग होली खेलते हैं। अरे चौक चौराहा घाट मोहल्ला रंग से भइल गील, अरे गील, अरे गील, बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। बोला हाय रे हाय रे हाय, और ब्रज की होली सबसे निराली होती है, जहां परंपराएं निभाई भी जाती हैं और नई परंपराओं की नींव भी डलती है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में वृंदावन में रह रही विधवाओं ने किस तरह से फूल गुलाल की होली खेलकर नई शुरुआत की। श्रीधाम वृंदावन में करीब 1000 विधवाएं हैं। इनके नीरस जीवन में होली के पर्व में रस घोलने के लिए सुलभ इंटरनेशनल ने फूल और गुलाल की होली मनाई। होली के दौरान कान्हा पर फूल और गुलाल अबीर बरसाकर इन्हें रंगों में सराबोर कर दिया। ना जाने कितने अरसे बाद इन महिलाओं ने होली में नाच गाने का जमकर आनंद लिया। कैसा लग रहा है होली खेलकर? बहुत होली खेले आनंद आनंद आ रहा है, आनंद आनंद होली खेले आनंद। राधे 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 राधे। इस होली को देखने आए विदेशी भक्त भी पूरी मस्ती में नजर आए। खाना और स्वास्थ्य की देखभाल तो बहुत लोग दान दे जाते हैं, लेकिन जो इनका मान और सम्मान की बात आती है, जब इनकी खुशियों की बात आती है, वहीं पे समाज सुधारक लेट डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी ने ये मुहिम शुरू किया। सभी विधवा माताएं जो हर वर्ष पूरे दिन सिर्फ सफेद कपड़ों में रहती हैं, आज रंग बिरंगी होकर झूम रही हैं प्रेम के रंगों में हमारे राधा कृष्ण के। हमें भी बहुत खुशी होती है। होली रंगों का त्योहार है और बरसों बाद इन महिलाओं के जीवन में भी आखिरकार रंग घुल ही गया।